हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल परीक्षा पाथ ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय जीके की भाग 2 आपके सामने पेशकश की जा रही है, जिसके अंतर्गत हम खूब सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि फिलिस्तीन चुनाव, यूएनएससी और भारत, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यूएनजीए चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस, तख्ता पलट, इनोवेशन इंडेक्स, नई स्टार्ट संधि, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक, इस तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं फिलिस्तीन और उसके चुनाव के बारे में। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फिलिस्तीन और चुनाव, अभी फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में कुछ ही समय पहले बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था। तो तनाव की स्थिति के कारण एक तरह से ये वर्ल्ड जीके आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो फिलिस्तीन कहाँ पर स्थित है? फिलिस्तीन एक पश्चिमी एशियाई देश है। कैसा देश है? एशियाई, पश्चिमी एशियाई देश। पिछली जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जीके की सीरीज पार्ट 1 किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे एक इजराइल का मैप है, जो कि भूमध्य सागर के जस्ट पास में, इजिप्ट के ऊपर, जॉर्डन के पास में और सीरिया के नीचे। इजराइल के अंदर ही दो जगह है, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। ये दोनों ही फिलिस्तीन के भाग हैं और इन्हीं को फिलिस्तीन बोला जाता है। अब यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये चुनाव होने जा रहे हैं 14 वर्ष बाद। पहली बार चुनाव हुए थे 1996 में और दूसरी बार चुनाव होने थे 2009 में। अब हुआ क्या? वहां की दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, फतह और हमास। उनकी वजह से ही यहाँ पर चुनाव नहीं हो पाए। फतह और हमास की वजह से यहाँ चुनाव नहीं हो पाए, क्योंकि हमास ने फतह, जो कि उसका प्रतिद्वंदी है, उसके विरुद्ध में गाजा पट्टी पर अधिकार कर लिया। जब यहाँ पे चुनाव नहीं हो पाए, अब इसकी जानकारी जो दी है वो दी है राष्ट्रपति महमूद अब्बास। फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उन्होंने डिक्री जारी करी है। डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा, यानी एक हुक्म जारी किया गया है कि इस बार संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे, जो कि मई, जुलाई और अगस्त में करवाए जाएंगे। और इसराइल के बारे में और फिलिस्तीन के बारे में एक और बात में जाननी जरूरी है कि इसराइल ने 1967 के मध्य में गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम, पूर्वी यरूशलेम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंग्लिश में लिखा हुआ है जेरूसलम, जेरूसलम, तो इसको हिंदी में यरूशलेम बोलते हैं, इस पर अधिकार कर लिया था। और सबसे उससे बड़ी बात यह है कि तनाव की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि इसराइल ने अभी तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं दिया। कई देश इसके लिए सपोर्ट में भी है कि इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए, पर अभी तक दिया नहीं गया है। अब हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति, परिषद। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पर आप लोगो देख रहे होंगे, यूनाइटेड नेशन के जैसा ही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक यूनाइटेड नेशन का भाग है, एक डिपार्टमेंट है, एक पार्ट है। अब इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी। जो 5 स्थायी है वो आपको नाम याद रखने जरूरी है: चीन, फ्रांस, रूस, यूके यानी कि इंग्लैंड और यूएस यानी अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्यों में से एक सदस्य भारत भी है। अब भारत इस बार यूएनएससी के 3 मुख्य निकायों की अध्यक्षता करेगा। कौन कौन से मुख्य निकाय हैं? तो आतंकवाद विरोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति। अब ध्यान रखना कि अधिकतर बच्चों को ये नाम याद होंगे, तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति, और ये बात एग्जामिनर को भी पता है। तो वो आपके लिए क्या करेगा कि वो सवाल देगा 1988 प्रतिबंध समिति, 1970 प्रतिबंध समिति, ठीक है। तो ये इन तीनों की अध्यक्षता करेगा, जिसमें से आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत 2022 में करेगा और पहले 2011-12 में कर चुका है। और ये भारत का यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में 8वां कार्यकाल है। तो पहला कार्यकाल था इसका 1950 से 1951 और पिछला कार्यकाल था 2011 से 2012। अब आती है बात ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। आप ये गलती से भी ना सोचे कि फायर पावर का मतलब है पटाखे जलाने की शक्ति, नहीं। यहाँ पे फायर पावर का मतलब है ताकतवर सैनिकों की सूची, या देशों की जो सैन्य रैंकिंग है, सेना की शक्ति कितनी है किसी देश के पास, वो इसकी रैंक जारी करता है, वो इसका सूचकांक है। इसका जारी करता है ग्लोबल फायर पावर, इसलिए इसका नाम भी यही दिया है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स।
तो ग्लोबल फायर पावर द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें सम्मिलित राष्ट्र हैं 138, जिसमें से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है अमेरिका ने, जो कि विश्व शक्ति है, और भारत की स्थिति है चौथे नंबर पर। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि एग्जामिनर पूछने के लिए प्रतिबद्ध होगा वो यह है कि पूरे रैंकिंग के अंदर सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और 10वां स्थान प्राप्त किया है। और भारत की स्थिति तो मैंने बताई दी कि आपको चौथे नंबर पर आ रहा है भारत। पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर रूस, फिर चाइना, फिर चौथे नंबर पर भारत, और इसका स्कोर है 0.1214। अब ये ध्यान रखना कि ये पूरा रट भी लें तो भी एक सवाल तो उसके पास और बच जाता है कि किस आधार पर इसको मापा जाता है कि कौन देश पहला होगा, कौन देश लास्ट होगा। तो इसका थोड़ा गणित उल्टा है। जिसके सबसे कम स्कोर आएंगे, वह अधिक शक्तिशाली, और जिसके अधिकतम स्कोर आएंगे वह सबसे कम शक्तिशाली। आप देखिए भारत का चौथा नंबर पर स्कोर कितना है, 0.12, फिर भी चौथे नंबर पर है। यही इसका गणित है कि जितना कम स्कोर उतना ज्यादा शक्तिशाली। अब ये एक बहुत बड़ी बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका सवाल सीधा सीधा उठकर आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसके अंदर अभी क्यों चर्चा में है। वैसे तो ये चर्चा में ही रहता है, लेकिन अभी क्यों चर्चा में है। ये देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ये लोगो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक्चुअली ये लोगो है यूनाइटेड नेशंस का, और यूनाइटेड नेशंस के 6 भाग हैं मुख्य, तो उन 6 भागों में यही लोगो काम में लिया जाता है। अब इसने क्या किया, 7 देशों को मतदान का अधिकार हटा दिया। ये 7 देशों को मतदान के अधिकार से हटा दिया। क्यों हटा दिया? यूएन का एक चार्टर यानी कि बिल यानी कि, और अगर बताया जाए आपको, चार्टर का मतलब एक तरह से ऐसा जारी करने वाला पेपर, जिस पेपर के ऊपर सारा आपको कानूनी रूप से बता रखा हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस चार्टर के अंदर यह बताया गया कि जो कोई देश, सदस्य देश, अगर 2 वर्ष से अधिक समय तक अपना शुल्क भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो उसका मतदान का अधिकार निलंबित हो जाएगा। ये आपको कथन और निष्कर्ष के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि 2 कथन दे दिए, उनका आंसर बताओ। तो ये आपको यूएनजीए का चार्टर पता होना चाहिए, जिसमें उसने चुनाव के बारे में बताया है। तो 7 देशों को मतदान का अधिकार खो दिया है इस चार्टर के थ्रू। अब इसके अंदर आता है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस या इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस। अब करप्शन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्वलंत मुद्दा है, तो इसको तो पढ़ना जरूरी है ही। ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन्होंने शुरू किया है इसको, और ये पूरे विश्व में सिर्फ 12 आदमियों को मिला जाता है, 12 व्यक्तियों को मिला जाता है, जिनमें से भारत की एक महिला, ये अंजलि भारद्वाज, इनको मिला है। अंजलि भारद्वाज ने कुछ काम किए, जैसे कि भारत में सूचना के अधिकार के लिए इन्होंने काम किया, और ये सतर्क नागरिक संगठन, एक गैर कानूनी संगठन की संस्थापक है, यानी एनजीओ की संस्थापक है। उस एनजीओ का नाम है सतर्क नागरिक संगठन। अब आपस से बोलता हूं, सतर्क नागरिक संगठन, उसकी संस्थापक है ये। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, ये दिया जाता है नागरिकों के ऐसे समूह को जो सरकार में पारदर्शी और जवाबदेही तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है, उनको यह अवार्ड दिया जाता है, जिसमें से एक मिला है अंजलि भारद्वाज को। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि म्यांमार का तख्ता पलट दिया गया, जो कि सेना के द्वारा किया गया। और क्यों किया गया, किस किस के लिए किया गया? तो म्यांमार की सेना ने, वहां की जो निर्वाचित सर्वोच्च नेता है आंग सान सू की, आप देखेंगे ये हैं आंग सान सू की, यहाँ पे ये फूल लगा कर रखी हुई ना, ये आंग सान सू की। और वहां की सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इन सभी को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और पूरे म्यांमार में 1 वर्ष के आपातकाल की घोषणा कर दी। और ये सब किसके कहने पे हुआ? ये हुआ मिन आंग लेई, सैन्य प्रमुख जो वहां के हैं, मिन आंग लेंग। ये देखिए, इस चेहरे से ही पता चल रहा है कितना गुस्से में। मिन आंग लेंग, इन्होंने ये कहा कि जो चुनाव हुए हैं उनमें धोखाधड़ी हुई है। तो धोखाधड़ी होने की वजह से इन्होंने वहां का तख्ता ही पलट दिया। म्यांमार की अगर आपको मैप ना पता हो तो ये देखिए, यहाँ पर भारत, ये बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी, और ये पास में
म्यांमार। यहाँ मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम इन सब की सीमाएं लगती है अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार के साथ। दिख रहा है आप सभी को, जो कि अंडमान सी तक जाता है, यहाँ तक। अब ये और चर्चा में आ गया क्योंकि यहाँ के जितने भी सैन्य नेताओं ने जिन्होंने तख्ता पलटा, उनके विरुद्ध प्रतिबंध लगा दिए गए, जिनमें से अमेरिका ने यह बोला कि जो $1 अरब की सहायता राशि थी उसके ऊपर रोक लगा दी कि ये अब म्यांमार को नहीं दी जाएगी। ये हैं निर्वाचित वहां की राष्ट्रपति आंग सान सू की। ये है मिन आंग लाइंग, सैन्य प्रमुख जो कि तख्ता पलटे थे। अब बात की जाती है इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। किसी भी काम में आप कोई नई बात बताएं तो वो होता है इनोवेशन। कोई नया आविष्कार किया जाए उसको कहते हैं इनोवेशन। इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी करता है इसके ब्लूमबर्ग। ये ब्लूमबर्ग का लोगो है, ये ब्लूमबर्ग इसके जारी करता है। अब ब्लूमबर्ग क्या है? ये एक वित्तीय, सॉफ्टवेयर डाटा और मीडिया कंपनी है और ये 7 भारित श्रेणियों के अंतर्गत ये इंडेक्स जारी करती है। अब भारित श्रेणियों का मतलब होता है वेटेड रेंजेस, जिनका मतलब ये है कि आपने जो काम किए हैं, किसी देश ने कुछ काम किए हैं, वो कोई 7 पैमानों पर मापती है आपको। जिसमें से शीर्ष स्थान मिला है दक्षिण कोरिया। किसको मिला है? दक्षिण कोरिया। 90.49 के स्कोर मिला है। ये देखिए यहां पर है दक्षिण कोरिया, बिल्कुल छोटा सा। ये जापान, ये दक्षिण कोरिया, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है या फर्स्ट इस पोजीशन मिली है। और साउथ कोरिया ने जर्मनी को, यहां पर देखिए ये डेनमार्क, डेनमार्क के जस्ट नीचे आता है जर्मनी। यहाँ पे इस जर्मनी को इसने पीछे छोड़ा है। और साउथ कोरिया के बारे में, यानी कि दक्षिण कोरिया के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि ये इनोवेशन इंडेक्स 2021 से पहले भी 7 बार शीर्ष स्थान पर रह चुका है इस इंडेक्स में। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात, जो कि ये इनोवेशन इंडेक्स सिर्फ 60 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्था के लिए ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी देश इसमें सम्मिलित होकर, नहीं, 60 सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है, जिसमें भारत की स्थिति है 50वां 50वां स्थान है और 2020 में था 54वां स्थान। यह है ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021। आपके सामने एक और महत्वपूर्ण आ रहा है न्यू स्टार्ट संधि। ये न्यू स्टार्ट संधि क्या है? ये परमाणु आयुध समझौते के बारे में। परमाणु से रिलेटेड आप जो बम बनाते हैं, परमाणु को ध्यान में रखकर जो आप बम बनाते हैं, उसके लिए एक समझौता किया जाता है जो कि अमेरिका और रूस के बीच में होता है, और जिस समझौते की अवधि होती है 5 वर्ष। अब 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये फरवरी 2021 में संधि खत्म होने वाली थी, तो इसको थोड़ा और बढ़ाया गया। अब इसमें होना क्या था कि जब फरवरी 2021 में खत्म होने वाली थी, तो रूस की संसद ने स्वीकृति दी कि हमें इसे आगे और बढ़ाना चाहिए। और व्लादिमीर पुतिन, ये देखिए ये है व्लादिमीर पुतिन, फिट एंड फाइन, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए इस संधि पर, और अमेरिका के जो बाइडेन ने इस पर हस्ताक्षर किए। संधि में क्या है कि परमाणु और हथियार बनाने की होड़ में प्रतिबंध कर दिया जाता है कि भाई अब और परमाणु हथियार नहीं बनेंगे, नहीं तो जिस देश के पास परमाणु हथियार ज्यादा होंगे या दूसरे घातक हथियार ज्यादा होंगे, वह अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये स्टार्ट संधि यही कहता है कि कोई देश दूसरे देश को डराए नहीं, उसके लिए हमें अपना काम रोक देना चाहिए। हमने जितना परमाणु हथियार बना लिए, ओके। पहली स्टार्ट संधि थी 1991 में, जो कि 2008 में खत्म हो गई। फिर इस नई संधि को वापस लिया गया, जिसका नाम दिया है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि 5 फरवरी 2021 को लागू हो गई। और ये उनके परमाणु आयुधों की संख्या दे रखी है दोनों देशों की, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। रशिया कहां पर है? हमारा भारत महान, ये रहा। ये चाइना, ये मंगोलिया और इसके ऊपर पूरा रशिया, यहां तक कितना बड़ा फैला हुआ है ये पूरा रशिया। जो बाइडेन और पुतिन बहुत फिट हैं ये। अगला आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, परसेप्शन यानी कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, तो ये जो बोध है वही शब्द है कि आपके शब्दावली के हिसाब से पूछा जा सकता है कि बोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परसेप्शन। सूचकांक यानी इंडेक्स, जारी कौन करता है इस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को?
जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द ग्लोबल कोएशन अगेंस्ट करप्शन, ये उसका लोगो है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है और पूरे विश्व के 180 देश इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें से शीर्ष स्थान मिला है न्यूजीलैंड को। अब न्यूजीलैंड जो है, मैंने पिछली अंतरराष्ट्रीय जीके की सीरीज के अंदर न्यूजीलैंड कहाँ पर स्थित है वो बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे की तरफ स्थित है। और डेनमार्क, ये देखिए, ये जर्मनी, ये डेनमार्क, ये नॉर्थ सी, बाल्टिक सी। तो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच का हिस्सा है डेनमार्क, जो कि जर्मनी के ऊपर है। इन दोनों को, न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर दिया गया 88वें। भारत का स्थान है इसमें 86वां स्कोर किया है 40 के स्कोर के साथ। क्या होता है ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक? तो कोई भी देश है, चाहे हमारा देश भारत की बात कर लीजिए, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र है यानी पब्लिक सेक्टर है, उनमें जो भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, उस स्तर को मापने के लिए ये सीपीआई जारी किया जाता है। अब इसके अंदर भी वही उल्टा गणित काम करता है कि जिसका शून्य स्कोर, कि जिसका स्कोर क्या है, शून्य, वह है सर्वाधिक भ्रष्टाचार राष्ट्र, जो कि दे रखा है दक्षिण सूडान। और जिसका 100 स्कोर है वह है सर्वाधिक ईमानदार राष्ट्र, यानी कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क। 100 तो नहीं है, लेकिन 88 पर है। भारत का स्थान है 2019 में 80वां था, 2018 में 78वां था। हम बढ़ रहे हैं। अगला आता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। जोखिम सूचकांक क्यों है कि जलवायु तो ऐसा मुद्दा है कि अगर आप इसके बारे में एग्जाम में पढ़ के जाएंगे तो आएगा ही आएगा सवाल। जलवायु पे एक ना एक तो सवाल आएगा ही आएगा, तो इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, हर एक चीज। तो यह एक जलवायु जोखिम ये बताता है कि किसी देश में पिछले 10 सालों में कितना जोखिम उठाया है जलवायु के रूप में। तो इसको जारी करता है वहां की एक कंपनी, जर्मनी की बार्न में स्थित एक कंपनी जर्मन वॉच, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गैर कानूनी गैर सरकारी संगठन है। ये इस जोखिम सूचकांक का 16वां संस्करण था और इसका आधार यह माना जाता है अतिशय मौसमी घटनाओं से वर्ष 2019 में सर्वाधिक प्रभावित 10 देश। ये तो हुआ एक वर्ष के लिए। एक होता है 2000 से 2019 के मध्य सर्वाधिक प्रभावित देश, यानी 2000 से 2019 का यहाँ पर यह मतलब है कि ये पिछले 20 साल के अंदर कौन कितने देश इसके प्रभावित हुए। तो अगर आप देखेंगे तो 2019 में 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पर है भारत, जो कि सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों की सूची में आ रहा है। और 20 सालों के अंदर भारत का तो कोई नाम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ नाम वापस हैं, जैसे मोजाम्बिक, बहामास। ये वो हैं जहां पर 20 सालों के अंदर फिर से अतिशय मौसमी घटनाएं हुई है। यहाँ पर भी मोजाम्बिक और बहामास दे रखा है। भारत की इसमें जो सूची में सूचकांक में है वो 7वें स्थान पर है और 2020 में यहाँ पर 5वें स्थान पर था। और 2019 में अगर देखा जाए तो इसकी 2019 में क्यों भारत के ऊपर ये सूचकांक में 7वें स्थान पर है, कि एक तो यहाँ पे मानसून की अवधि 1 माह ज्यादा हो गई थी, जो कि सामान्य वर्षा से 110% हुआ, सामान्य वर्षा से 110% ज्यादा बरसी। और यहाँ पे 8 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आए थे, जिनमें से 6 गंभीर थे और एक अति गंभीर था जिसका नाम था फानी। ये देखिए, ये फानी चक्रवात मई के अंदर भारत में स्ट्राइक किया था बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे देखिए, ये जर्मनी, अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये डेनमार्क के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है जर्मनी, जिसकी राजधानी है बर्लिन। ठीक है। अगला आता है पीपल्स क्लाइमेट वोट। इसको जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे लोगो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आपको चेक कर लेना। यूएनडीपी का जो यूनाइटेड नेशंस का लोगो है वही लोगो इसका भी है, यूएनडीपी का। और कौन जारी करता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके विश्व का एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण, यानी ये कहा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण किया जाता है इस पीपल्स क्लाइमेट वोट में। पीपल्स क्लाइमेट वोट का मतलब क्या है? लोगों का जलवायु के लिए दिया गया वोट। अब जलवायु परिवर्तन पर लोगों के विचार क्या है वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं और उसके हिसाब से इसकी रैंकिंग बनती है कि कितना क्लाइमेट वोट हुआ, कितना परसेंटेज वोट मिला। तो इसमें सम्मिलित देश है 50। कितना देश सम्मिलित है? 50, जिनकी 56% जनसंख्या ने भाग लिया।
और परिणाम ये ला कि 64% जनसंख्या ने लोगों ने यह माना कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक आपातकाल है। क्या है? वैश्विक आपातकाल। कल बात की थी, न्यूजीलैंड ने वैश्विक आपातकाल के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी बिल लेके आया, और इस जलवायु परिवर्तन पे ये बात हुई है कि परिणाम ये रहा है कि वैश्विक आपातकाल होना चाहिए। अधिकतर वैश्विक आपातकाल की वहां संभावनाएं बन जाती है जहां पर द्वीपीय राष्ट्र हैं जो चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं, क्योंकि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। भारत में 59% लोग जलवायु आपातकाल पर विश्वास रखते हैं इस पीपल्स क्लाइमेट वोट के अंतर्गत। अगला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता था अभी तक का, ये कह सकते हैं, भारत और मॉरिशस के मध्य समझौता। ये है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ये हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। क्या है? प्रविंद जगन्नाथ। अब क्या किया इन्होंने, कौन सा समझौता किया? इन्होंने कहा व्यापक आर्थिक, यानी व्यापक रूप से आर्थिक सहयोग करेंगे और साझेदारी करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे इस समझौते के तहत। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, ये देखिए मॉरिशस की यहाँ पर एकदम छोर पर एक पोर्ट लुई करके जगह है, वहां पर इन दोनों ने हस्ताक्षर किए इस समझौते पर। और मॉरिशस है कहाँ पर? तो साउथ अफ्रीका। ये देखिए साउथ अफ्रीका के पास में यहाँ पर है मेडागास्कर, और मेडागास्कर के बिल्कुल पास में है मॉरिशस। बहुत अच्छी घूमने लायक जगह है, जाइएगा कभी आप। अब क्या बात हुई कि भारत की 310 वस्तुएं निर्यात होंगी मॉरिशस के लिए, और 11 प्रमुख सेवा क्षेत्र, जो भारत के 11 प्रमुख सेवा क्षेत्र हैं, और 95 सब सेक्टर मॉरिशस की कंपनियों के लिए खोल दिए जाएंगे ताकि आर्थिक सहयोग मिल सके। समझ में आई? ये है आर्थिक सहयोग और साझेदारी। यहाँ पे पार्टनरशिप भी चलेगी और आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। अगला आता है यूएनएचआरसी में अमेरिका की वापसी। ये यूएनएचआरसी का लोगो है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी कि मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन की। तो जैसे ही जो बाइडेन की सरकार आई, उसने यूएनएचआरसी में सम्मिलित होने का निर्णय ले लिया। अब निर्णय ले लिया तो ऐसा तो है नहीं कि यूएनएचआरसी में पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप जो कि महान आदमी है, उन्होंने क्या किया कि इसी पर इल्जाम लगा दिया कि यूएनएचआरसी कहता है, यूएनएचआरसी को बोला कि आप तो इजराइल के विरुद्ध पूर्वाग्रह करते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है बायस्ड, पक्षपात करना, उसकी शय लेना। तो ट्रंप ने बोला कि इजराइल के विरुद्ध आप तो बायस्ड है, आप उसकी शय लेते हैं, उसका पक्ष में बात करते हैं, तो ये गलत है। तो आरोप लगा दिया, वो भी यूएन पे, यूएनएचआरसी पे। तो यूएनएचआरसी ने अमेरिका को परिषद से हटा दिया। लेकिन जो बाइडेन सरकार के आने के बाद उन्होंने इसमें वापस अपने आप को सम्मिलित किया है। अब यूएनएचआरसी के बारे में यह है कि इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। यूएनएचआरसी की स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। 47 सदस्य हैं इसके, और इसका चुनाव जो होता है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होता है। कहाँ पे होता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान होता है, यानी एक आदमी आएगा, अपनी पर्ची पे वोट लिखेगा या वोट लगाएगा इलेक्ट्रॉनिकली, और वो इसको सबमिट कर देगा। यानी प्रत्यक्ष हो गया, गुप्त हो गया, किसी को बताना नहीं। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड है नजहत शमीम खान। Thanks for watching my video. Please subscribe to my channel for more updates. Share this video with friends and family. Thank you everyone.